तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे प्लांट डिजीज को मैनेज किया जाता है। एंड इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स पढ़े हैं अभी तक, जिनमें पहला तो है रेगुलेटरी मेथड, दूसरा है फिजिकल मेथड, तीसरा है बायोलॉजिकल मेथड, एंड चौथा एंड लास्ट वाला है केमिकल मेथड। एंड टुडेज लेक्चर इज अबाउट those chemical methods which are employed for the management of plant diseases. One of the most chemical means of controlling plant disease, whether it is in the field or in the greenhouse or in the storage house, is just through the use of some chemical compounds that prove to be toxic to the pathogens. अब जितने भी कंट्रोल मेथड्स हैं, इनमें जो मोस्ट कॉमन मेथड है जिससे हम प्लांट डिजीज को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो कोई फील्ड हो, चाहे वो कोई ग्रीन हाउस में कोई प्लांट हमने ग्रो किया हो, या कोई स्टोरेज हाउस हो, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम कोई केमिकल कंपाउंड ऐसा यूज करते हैं जो हार्मफुल होता है टू द पैथोजन। एंड इन मेथड्स को हम बोलते हैं केमिकल मेथड्स बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन द यूज ऑफ ए केमिकल कंपाउंड। अब एज फार एज द मैकेनिज्म बाय व्हिच द केमिकल्स एक्ट, इनमें डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो पैथोजन की जर्मिनेशन को इनहिबिट करते हैं। अब कुछ होते हैं जो पैथोजन की ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं, एंड कुछ ऐसे होते हैं जो पैथोजन को रिप्रोड्यूस या मल्टीप्लाई करने नहीं देते हैं। एंड कुछ तो बिल्कुल लीथल होते हैं कि अगर कोई केमिकल प्रेजेंट हो एंड पैथोजन है तो बिल्कुल उसको वो किल करेगा। सो इट प्रूव्स टू बी लीथल टू द पैथोजन। ब्रॉडली अगर हम ये देखेंगे कि होस्ट कौन है, मतलब कि किस पे पैथोजन इफेक्ट कर रहा है, depending on that कि कौन का which is the kind of pathogen on which the chemical is acting upon. So we have got different types of these chemicals. पहला तो है फंजिसाइड। अब वो वाला केमिकल जो हम किसी फंगस के अगेंस्ट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फंजिसाइड। इसी तरह बैक्टीरियासाइड, अगर कोई बैक्टीरिया हो। निमेटिसाइड विच वर्क्स अगेंस्ट द निमेटोड्स। वेरिसाइड, अगर कोई केमिकल वायरस के खिलाफ एंटीवायरल हम यूज करें तो इसको बोलते हैं वेरिसाइड। एंड इसी तरह अब अगर कोई केमिकल ऐसा हो कि वो उस पैथोजन के खिलाफ काम करता है जो खुद एक पैरासिटिक हायर प्लांट हो, अगर कोई पैरासिटिक हायर प्लांट हो और वो पैरासिटाइज कर रहा हो किसी दूसरे होस्ट प्लांट पे, उसके खिलाफ अगर हम कोई केमिकल यूज करें to control it, that is called herbicide. इसी तरह एक और क्लासिफिकेशन है केमिकल्स की, डिपेंडिंग ऑन कि ये कितने रेंज ऑफ जो इसका जिन पैथोजन के खिलाफ ये काम कर रहा है उनकी रेंज क्या है, डिपेंडिंग ऑन दैट इन केमिकल्स की और एक क्लासिफिकेशन है। अब एक क्लास है जिसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड, या ब्रॉड स्पेक्ट्रम कोई केमिकल है ऐसा। अब ये जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला है, अब ये वो केमिकल्स हैं जो टॉक्सिक होते हैं टू द ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पैथोजन। अभी एक पैथोजन पे एक्ट नहीं करेगा, बल्कि बहुत ज्यादा पैथोजन पे, तो मोस्ट काइंड ऑफ पैथोजन अगर ये एक्ट करता है या इनके खिलाफ टॉक्सिक है, देन हम उसको कहेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इसी तरह आधे होते हैं जो नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा केमिकल है, वो एक स्पेसिफिक पैथोजन के खिलाफ काम कर रहा है, या कुछ पैथोजन के खिलाफ, बल्कि सारे पैथोजन के खिलाफ काम नहीं करता, कुछ या एक के ही बिल्कुल स्पेसिफिक, या एक या कुछ ऐसे हों जिनके खिलाफ ये काम करेगा, लेकिन दूसरों को छोड़ के। अब ऐसे वाले पेस्टिसाइड को हम बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड। तो मैं फिर से दोहराऊंगा कि केमिकल मेथड्स जो हैं, ये वो वाला मेथड है जिसमें हम कोई केमिकल, वी यूज सम केमिकल कंपाउंड दैट प्रूव्स टू बी टॉक्सिक टू द पैथोजन। So this chemical, it may act through several means, like
it may inhibit the germination of the pathogen, it may retard the growth of the pathogen, it may also inhibit the reproduction or multiplication of the pathogen, or it may uh, outwardly kill the pathogen. That is, it proves lethal to the pathogen. Now, depending on uh, what kind of pathogens a chemical is used, we have got different types of chemicals. Those chemicals which are used against the fungi, they are called as fungicides, and those which are antibacterial, that is called bactericides. Those which work out against the nematodes, they are called as nematicides. So viricides are those which function against the viruses. And lastly, the herbicide. These are those chemicals which uh, function against the parasitic higher plants. We have one more classification depending on the spectrum or the range of the pathogens on which a chemical acts upon. Those chemicals which act upon most or all types of pathogens, they are called as broad spectrum chemicals. And those which act only against a specific pathogen or a few specific pathogens, they are called as narrow spectrum chemicals. तो जो 60% अगर हम केमिकल्स की बात करें, जिनमें 60% ऑफ केमिकल्स जो हैं ये अप्लाई किए जाते हैं टू द फ्रूट, एंड 25% जो केमिकल्स हैं दे आर यूज्ड अगेंस्ट द दे आर यूज्ड इन वेजिटेबल्स. एंड इसी तरह अगर हम केमिकल्स की बात करते हैं, तो जो मोस्ट ऑफ द केमिकल्स हैं दे आर यूज्ड टू कंट्रोल डिजीज ओनली ऑफ द फोलिएज. वो लीव्स पे अप्लाई किए जाते हैं और ऑन द अपर ग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट. मैं ये कह रहा हूं कि द यूज ऑफ दीज केमिकल्स इन द प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, देयर आर सम केमिकल्स which are used, most of the chemicals, they are used to control the diseases of the foliage or above ground parts of the plant. तो मैक्सिमम जितने भी केमिकल्स हैं वो हम अपर वाले जो अपर ग्राउंड वाले पार्ट्स प्लांट पार्ट्स होते हैं उनके अगेंस्ट यूज करते हैं. एंड बहुत कम ऐसे होते हैं जिनको हम फॉर एग्जांपल जो अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सीड की बात करें या ट्यूबर्स की या बल्ब्स की, उन पे छिड़क देते हैं. इसी तरह कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हम सॉइल को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज करते हैं. एंड कुछ ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल वेयर हाउस है कहीं पे, तो उसको अगर हमें डिसइंफेक्ट करना हो तो वहां पे हम यूज करते हैं. इसी तरह कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, अगर कहीं पे प्लांट पे कोई वाउंड आ गया हो तो वाउंड को ठीक करने के लिए वो हम अप्लाई कर लेते हैं. एंड स्टिल देयर आर सम केमिकल्स, अगर हमने कहीं पे कहीं फ्रूट या वेजिटेबल स्टोर करके रखा है तो उनमें कोई इन्फेक्शन ना लग जाए, तो टू प्रोटेक्ट द स्टोर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द इन्फेक्शन, वी मे यूज सम केमिकल्स आल्सो. नाउ अब जो अगला वो है टॉपिक, दैट इज द मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ केमिकल्स, कि हम कैसे केमिकल्स को अप्लाई कर लेते हैं. अगर हमारे पास कोई केमिकल है विच इज यूज्ड अगेंस्ट द डिजीज, उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं फॉर द प्लांट डिजीज कंट्रोल. अब इनमें हम 5 मेन मेथड्स पढ़ते हैं. पहला है फोलिएज स्प्रे एंड डस्ट, दूसरा है सीड ट्रीटमेंट, तीसरा है सॉइल ट्रीटमेंट, चौथा है ट्रीटमेंट ऑफ ट्री वॉन्स, एंड पांचवा है कंट्रोल ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज. नाउ कमिंग टू फर्स्ट, दैट इज फोलिएज स्प्रे एंड डस्ट. अब बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको हम एज स्प्रे यूज करते हैं या एज डस्ट यूज करते हैं. एंड यूजुअली क्या करते हैं हम, जिनको हम एज स्प्रे और डस्ट यूज करते हैं, हम ये अप्लाई करते हैं ऑन द फोलिएज ऑफ द प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल लीव्स है कहीं पे प्लांट पे, तो उनको हम इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेज कोई केमिकल छिड़क लेते हैं. तो ये वाला जो मेथड जो फोलिएज स्प्रे एंड डस्ट है, इनसे हम यूजुअली फंगल डिजीज को कंट्रोल करते हैं. अब इनमें भी जिन फंगिसाइड या कोई हर बैक्टीरियासाइड हो जिनको हम एज स्प्रे और डस्ट यूज करते हैं, तो दे एक्ट एज द प्रोटेक्टेंट्स. फॉर एग्जांपल
कहीं पे कोई प्लांट है, अभी इसमें इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो हम एडवांस में ही क्या करते हैं, इन पे ये फंगिसाइड या बैक्टीरियासाइड स्प्रे कर लेते हैं, ताकि इन्फेक्शन ना हो। तो इन्फेक्शन होने से पहले ही हम क्या करते हैं, अगर कोई कोई प्लांट है, तो इनमें हम कोई बैक्टीरियासाइड हो या कोई फंगिसाइड हो, तो इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेज या स्प्रे जैसे मिलते हैं हमारे या डस्टर मिलते हैं, तो इनके थ्रू हम स्प्रेइंग करते हैं टू द foliage और द लीव्स ऑफ द प्लांट। तो इससे क्या होता है, अगर हमने स्प्रेइंग कर दी, तो अगर कोई फंगल स्पोर होगा भी या आएगा भी, तो वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाता। या जो ये केमिकल्स है जैसे फंगिसाइड है, तो ये क्या करता है, ये इन स्पोर्स को किल कर सकता है। अगर कोई स्पोर प्रेजेंट हो, या तो इनको वो जर्मिनेट ही नहीं करने देगा, या अगर वो जर्मिनेट होंगे भी, तब जाके फिर उनको किल ही करेंगे। इसी तरह अगर हमने कोई बैक्टीरियासाइड यूज किया, तो कोई बैक्टीरिया अगर बैक्टीरियासाइड के कांटेक्ट में आ गया, तो वो इसकी मल्टीप्लिकेशन को या रिप्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, या इनकी डेथ कॉज करता है। अब कुछ ऐसे फंगिसाइड होते हैं, तो पहले तो ये वाला जो फंगिसाइड था, जिसको हम पहले ही व्हिच आर यूज्ड एज प्रोटेक्टेंट्स प्रियर टू द डिजीज, डिजीज होने से पहले ही हम तो छिड़क लेते थे। अब कुछ नए ऐसे भी फंगिसाइड आते हैं, जिनको हम एज स्प्रेज और डस्ट यूज करते हैं, लेकिन वो तब यूज करते हैं कि जब कोई डिजीज लग गई हो, तो इनको हम बोलते हैं इरेडिकेंट्स। तो ये क्या करते हैं कि कोई फॉर एग्जांपल कोई होस्ट प्लांट है, इनमें कोई फंगस लग गया हो, तो वो उस फंगस को किल करेंगे, या कोई फंगस अब ग्रो होने वाला हो, तो उसकी स्पोरुलेशन जो है, उसको सप्रेस करेंगे। अब इसी तरह यहाँ पे मैं एक आपको कहना चाहूंगा कि अब बहुत सारे फंगिसाइड्स ऐसे होते हैं कि अगर हमने कहीं पे वो छिड़क लिए, तो वो एक ही जगह लोकलाइज्ड रीजन पे ही रहते हैं। एंड कुछ ऐसे भी केमिकल्स होते हैं कि एक बार हमने अप्लाई कर लिए वो प्लांट पे, तो फिर वहां पे नहीं रहती, दे गेट एब्जॉर्ब्ड, और वो जो बाकी पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, वो हर किसी प्लांट पार्ट तक जा पहुंचते हैं। आप उन वाले केमिकल्स को ये याद रख लीजिएगा कि अगर कोई ऐसा कोई फंगिसाइड हो, मान लीजिए बैक्टीरियासाइड हो, अगर हमने किसी प्लांट पे अप्लाई किया, एंड वो लोकलाइज्ड नहीं रहा कि जहां पे रखा कि वहीं के वहीं रहेगा, बल्कि वो ट्रांसपोर्ट हुआ टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, वहां पे फिर वो इफेक्ट डालता है। उसको बोलते हैं सिस्टमिक केमिकल या सिस्टमिक फंगिसाइड या बैक्टीरिया, अब जो भी वो केमिकल हो। आई होप कि आपने ये आपको ये समझ आया होगा। तो कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो लोकलाइज्ड इफेक्ट मतलब देते हैं, कि मान लीजिए कोई केमिकल ऐसा है, हमने प्लांट पे अप्लाई किया, तो जहां पे वो है वो वहीं की वहीं रहता है, इट इज नॉट एबल टू गेट ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं कि एक बार हमने वो छिड़क लिए, दे गेट एब्जॉर्ब्ड एंड देन दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मान लीजिए कि वो हर किसी प्लांट पार्ट को फिर वो प्रोटेक्शन देते हैं। दोज केमिकल्स आर कॉल्ड एज सिस्टमिक केमिकल्स। अब दूसरा जो मेथड ऑफ एप्लीकेशन है, दैट इज द सीड ट्रीटमेंट। अब हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं, या मान लीजिए कोई सीड है, या कोई ट्यूबर है, या बल्ब है, या इसी तरह रूट है, तो उनकी डिके हो सकती है, या इसी तरह डैम्पिंग ऑफ डिजीज होती है टू द यंग सीडलिंग्स। अब उनको रोकने के लिए हम यूजुअली क्या करते हैं, चाहे वो कोई सीड हो, या ट्यूबर हो, या बल्ब हो, या इसी तरह रूट हो, तो हम उसको भी कभी कभी ट्रीट करते हैं विद केमिकल्स। अब इस वाले ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं सीड ट्रीटमेंट। So seed treatment is a treatment of the seeds, tubers, bulbs, or roots with a chemical to prevent their decay after planting or the damping of young seedlings. तो इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो ये जो हमने अभी सीड ट्रीटमेंट की मतलब दिया किसी प्लांट को, तो ये क्या करता है कि अगर फॉर एग्जांपल पैथोजन है कोई, वो सीड पे है, या ट्यूबर पे है, या सॉइल में है, तो उसको हम सीड ट्रीटमेंट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है, इट हैज बीन यूज्ड सिंस 1970s। तो इससे 70 से मेथड यूज किया जा रहा है, ताकि अगर कोई इन्फेक्टेड सीड हो, इसमें कोई इनएक्टिवेटेड पैथोजन हो, इसको हम कंट्रोल कर सकें। जो तीसरा है हमारे पास जो मेथड ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज द सॉइल ट्रीटमेंट। अब कुछ वोलेटाइल केमिकल्स होते हैं, जिनको हम फ्यूमिगेंट्स बोलते हैं।
अब वो भी कभी-कभी यूज़ किए जाते हैं ताकि वो टू फ्यूमिगेट द सॉइल, सॉइल पे हम छिड़कते हैं। अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एरिया है, वहाँ पे कोई सॉइल है, अभी हमने कोई प्लांट ग्रो नहीं किया। अब हो सकता है कि उस सॉइल में कोई इनोकुलम या इन्फेक्टिंग मटेरियल हो, किसी नेमाटोड का या फंगस का या बैक्टीरिया का, तो हम क्या करते हैं कि वोलेटाइल केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, जिनको हम फ्यूमिगेंट्स बोलते हैं। हम उससे फ्यूमिगेट करते हैं सॉइल को। तो ये जो फंगिसाइड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूज़ करते हैं इन द सॉइल ट्रीटमेंट, ये अप्लाई किए जाते हैं टू द सॉइल एज़ डस्ट, हम यूज़ करते हैं, इसी तरह एज़ ग्रैन्यूल्स ताकि डैम्पिंग ऑफ डिजीज़ कंट्रोल हो जाए, इसी तरह सीडलिंग ब्लाइट डिजीज़ हो जाए, मतलब कंट्रोल में आ जाए। इसी तरह इट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द क्राउन एंड रूट रॉट्स या कोई और डिजीज़ हो। तो जो तीसरा है दैट इज़ द सॉइल ट्रीटमेंट, मैं फिर से दोहराऊँगा। सॉइल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि कहीं पे कोई सॉइल हो, अगर वहाँ पे इनोकुलम हो, नेमाटोड का, फंजाई का या बैक्टीरिया का, तो तो हम वोलेटाइल केमिकल्स या फ्यूमिगेंट्स यूज़ करते हैं ताकि सॉइल को हम फ्यूमिगेट कर सकें। इससे क्या होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डी सॉइल बोर्न डिजीज़ हो या इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा मतलब क्राउन रॉट हो या रूट रॉट हो, तो इन डिजीज़ से एक होस्ट प्लांट बच सकता है। So this was the third method of application of the chemicals. अब चौथा जो है that is the treatment of tree wounds. अब बहुत बार क्या होता है कि wound लग जाते हैं on the bark of the branch या trunks पे accidentally कोई bark ये सॉरी wound आ गया, या इसी तरह फॉर एग्जाम्पल किसी प्लांट में कहीं पे इन्फेक्शन था, हम वो रिमूव करना चाहते हैं, तो इससे कोई wound आ गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो वी नीड टू ड्राई इट अप। अगर कहीं वो आ भी गया, कोई जख्म लग गया प्लांट में, तो हमें फौरन क्या करना है, इसको ड्राई अप करना है, क्योंकि जितना ज्यादा मॉइस्चर रहेगा उतना ज्यादा खतरा है इसमें इन्फेक्शन होने का। और ये वॉन्ड जो है ना कि इसमें क्या हो सकता है, दूसरी बात ये होती है कि अगर कोई इन्फेक्टिव मटेरियल आ गया तो उसके थ्रू, वॉन्ड के थ्रू वो प्लांट बॉडी में घुस सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम ट्री वोन को मान लीजिए कोई ड्राई अप करते हैं, या इसको बिल्कुल जैसे ड्रेसिंग होती है ह्यूमन बींग्स में, उसी तरह हम इनकी भी ड्रेसिंग करते हैं, या फॉर एग्जांपल कहीं पे पेंट कर लेते हैं विच या कोई और कमर्शियल वॉन्ड ड्रेसिंग हो, इससे हम वॉन्ड की ड्रेसिंग कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइपोक्लोराइड हो या इसी तरह 70% इथाइल अल्कोहल हो, इससे हम पहले स्टरलाइज करते हैं, जहाँ पे कोई एक्सपोज्ड वुड हो कहीं पे, इससे हम इसको स्टरलाइज कर लेते हैं। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, हम परमानेंट जो ट्री वाउंड ड्रेसिंग होती है, जिसमें फॉर एग्जांपल लैनोनिन आता है, रोसिन आता है या गम आता है, या इसी तरह सिरेनो हम यूज करते हैं, इसी तरह बोटेक्स पेंट हम यूज करते हैं, तो इसके बाद हम इसे एक परमानेंट ड्रेसिंग करते हैं इस वाउंड की, ताकि अब जो इन्फेक्शन है वो ना फैले। मैं फिर से दोहराऊंगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी, इंस्टेंसेस होते हैं कि कहीं ट्री पे कोई वोंड आ गया, चाहे वो प्रूनिंग के दौरान आ गया हो, या एक्सीडेंटली कोई ट्रक में या कोई ब्रांच कट गई हो, तो इससे जो है वोंड बन जाता है। अब वोंड जो है ये एक प्राइमरी रीजन बन जाता है फॉर द इन्फेक्शन। इसी तरह अगर इसमें कोई फॉर एग्जांपल कोई मॉइस्चर रह गया हो, तो इससे इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। तो हम इसे क्या करते हैं कि हम इसको ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ट्री वॉर्म्स। हम इसमें हम क्या करते हैं, हम पहले इसको बिल्कुल साफ करेंगे, जैसे हमने 70% इथाइल अल्कोहल यूज किया या सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज किया, पहले हम इसको वॉश आउट करेंगे। इसके बाद इसमें हम परमानेंट ट्री वॉर्म ड्रेसिंग लगा देते हैं, चाहे वो फॉर एग्जांपल लैनोनिन हम यूज यूज करते हैं, रोजिन एंड गम यूज करते हैं, इसी तरह हम बोर्डेक्स पेंट यूज कर सकते हैं, ताकि ये जो है वॉन्ड ये ठीक हो सके, एंड इसमें एंट्री ना हो किसी पैथोजन की। एंड चौथा इसी तरह है कंट्रोल ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज। अब जैसे हमने हार्वेस्टिंग की, जो भी प्रोडक्ट हो, चाहे फ्रूट हो चाहे लीफ हो, तो जैसे हमने प्लांट के प्रोडक्ट की हार्वेस्टिंग की, इसके बाद हम इसको स्टोर करते हैं, एंड यहाँ पे भी ड्यूरिंग स्टोरेज कुछ स्टोरेज डिजीज लग सकती हैं, जिसकी वजह से एक तो प्रोडक्शन जो है कम होगी, इसी तरह क्वालिटी भी डिग्रेड हो सकती है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं, ताकि जो पोस्ट हार्वेस्टिंग डिजीज जो है या स्टोरेज डिजीज जो लग जाती हैं, वो कंट्रोल में आ सके। तो यहाँ पे भी हम कुछ केमिकल्स का यूज कर सकते हैं।
So this is the cost of control of post harvest disease. मैं फिर से बताऊंगा, there are different methods of application of the chemicals which are used for the control of plant disease. The first is foliage sprays and dust which are applied to the leaves. Second is the seed treatment. Third is the soil treatment. Fourth is the treatment of the tree wounds. And last is the control of post-harvest disease. Now coming to the main topic, that is the types of chemicals used for plant disease control. अभी मैंने कहा कि there are different chemicals like fungicides, nematicides, herbicides, लेकिन जो mostly use किए जाते हैं वो दो ही होते हैं. एक तो होते हैं fungicides and nematicides. So in this lecture we will focus only on the fungicides and the nematicides. As far as the fungicides are concerned, we know that these are the chemicals which are used against the fungi only. इनमें भी फिर दो टाइप्स हैं. एक इनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक फंगिसाइड्स, जिनका कोई इनऑर्गेनिक ओरिजिन हो, नॉट पर्टेनिंग टू एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेकंड होता है ऑर्गेनिक फंगिसाइड. सॉरी, यहाँ पे मैं गलती से इनऑर्गेनिक दोनों में लिख दिया हूँ. तो एक होता है इनऑर्गेनिक फंगिसाइड, दूसरा होता है ऑर्गेनिक फंगिसाइड. नाउ कमिंग टू द तो नाउ कमिंग टू द इनऑर्गेनिक केमिकल्स. अब कौन कौन से ऐसे इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं फॉर द प्लांट डिजीज कंट्रोल. एंड जस्ट कीप इन माइंड कि जो भी ये केमिकल्स हैं, दीज आर ऑल द फंगिसाइड्स. निमेटोसाइड्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट, this inorganic fungicides which are used for plant disease control. As far as the inorganic chemicals are concerned, they are of different types. अब इनमें भी different types हैं. For example, we have got inorganic chemical copper compounds होते हैं इनमें. इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स हम यूज करते हैं. इसी तरह कार्बोनेट कंपाउंड्स यूज करते हैं. फॉस्फेट एंड फॉस्फेट कंपाउंड्स का भी यूज करते हैं. एंड लास्टली फिल्म फॉर्मिंग कंपाउंड्स. लेकिन एक बात ध्यान में रखनी ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको फॉर एग्जांपल कि ये जो टॉपिक है ये बहुत एप्लीकेबल है, क्योंकि आप भी वी नो कि हमारे घरों में प्लांट्स बहुत सारे होते हैं. इसी तरह वेजिटेबल्स बहुत सारे हम ग्रो करते हैं इन द किचन गार्डन. तो इनमें बहुत सारी डिजीज लगती है. तो अगर जब भी आपको कोई केमिकल यूज करना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द कॉज ऑफ द डिजीज ना, कोई कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म है. देन ओनली वी कैन यूज द स्पेसिफिक this chemical for this control. Now coming to the first inorganic chemical or inorganic fungicide, that is the copper compounds. अब जहां तक कॉपर कंपाउंड्स का सवाल है, इसमें हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं बॉर्डेक्स मिक्सचर. जो बॉर्डेक्स है, एक्चुअली फ्रांस में एक रीजन है या जगह है जिसको हम बोलते हैं बॉर्डेक्स. क्योंकि ये यहाँ पे डेवलप हुआ था ये वाला जो केमिकल है, इसलिए इसको हम कॉमनली बोलते ही हैं अब कि ये बॉर्डेक्स मिक्सचर है. सो बॉर्डेक्स मिक्सचर जो है, इट इज वन ऑफ द कॉपर कंपाउंड्स. ये होता क्या है कि जब हम कॉपर सल्फेट को रिएक्ट करते हैं विद हाइड्रेटेड लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो जो प्रोडक्ट निकलता है दैट इज कॉल्ड द बॉर्डेक्स मिक्सचर. इसका ये नाम इसलिए दिया गया है कि क्योंकि पहली बार ये डेवलप हुआ था इन द बॉर्डेक्स रीजन व्हिच इज सिचुएटेड इन द फ्रांस. अब ये जो बॉर्डेक्स मिक्सचर जो है, ये काम करता है अगेंस्ट द डॉनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप. तो ये डॉनी मिल्ड्यू ऑफ जो ग्रेप है उसके अगेंस्ट हम यूज करते हैं. तो जितने भी फंगिसाइड है, जो सबसे द फर्स्ट फंगिसाइड बिलीव टू बी डेवलप्ड एंड स्टिल द मोस्ट वाइडली यूज्ड जो कॉपर फंगिसाइड हम थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज करते हैं, वो ये बॉर्डेक्स मिक्सचर है. ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रख लीजिएगा कि जो पहला फंगिसाइड डेवलप हुआ था अगेंस्ट एनी फंगी, दैट वाज द बॉर्डेक्स मिक्सचर व्हिच वाज developed by the reaction of copper sulfate with the calcium hydroxide, and it is still the most widely used copper fungicide throughout the world. तो एज फार एज कौन कौन से डिजीज कंट्रोल करता है, ये बहुत सारे फंगस को डिजीज फंगल डिजीज को कंट्रोल करता है. इसी तरह बैक्टीरियल लीफ स्पॉट्स को या ब्लाइट्स हो, इसी तरह डाउनी मिल्ड्यू हो या कैंकर हो, इनके अगेंस्ट ये वर्क करता है.
लेकिन जो बोर्डेक्स मिक्सचर है, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर वेट वेदर हो या कूल वेदर हो, तो अगर हमने उस टाइम पे जब जब वेदर कूल हो या वेट हो, हमने इसको यूज किया बोर्डेक्स मिक्सचर को, तो ये लीव्स को बर्न कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एप्पल्स पे हमने इसको यूज किया, अगर एप्पल पे कोई फंगल डिजीज या बैक्टीरियल डिजीज लग गई, तो हमने कूल या वेट वेदर में इसको यूज किया, सो इट कैन कॉज, इन दैट कंडीशन इट कैन कॉज बर्निंग ऑफ द लीव्स। तो फिर, क्योंकि ये फाइटोटॉक्सिसिटी तब दिखाता है, अगर हमें तब भी हम यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम हाइड्रेटेड लाइम को मिक्स करते हैं विद कॉपर सल्फेट, ताकि जो इसकी फाइटोटॉक्सिसिटी है वो कम हो जाए। So the first inorganic chemical we discussed is the copper compound, and the Bordeaux mixture, which is the main copper compound used against the fungicide. It is named after the Bordeaux region of the France where it was first developed. This fungicide, it works against different fungal and bacterial disease like downy mildew, canker, bacterial leaf spots. It is the first. It was the first fungicide to be developed, and still it is the most widely used copper fungicide throughout the world. So this was the first inorganic chemical. Now coming to the second inorganic chemical group of inorganic chemicals, that is the inorganic sulfur compounds. जो सल्फर की हम बात करते हैं, सल्फर जो है, इट इज प्रोबेबली द ओल्डेस्ट फंगिसाइड नोन। अगर हम बहुत पुराना, जो सबसे ओल्डेस्ट फंगिसाइड जो नोन है अभी तक, वो यही एलिमेंट सल्फर है। तो सल्फर को हम क्या करते हैं, हमने कोई डस्ट इन द फॉर्म ऑफ डस्ट यूज किया, या कोई वेटेबल पाउडर बनाई, या पेस्ट बनाया, या लिक्विड फॉर्म में, तो जो सल्फर है, ये कंट्रोल करता है बहुत सारे डिजीज को, लाइक पाउडरी मिल्ड्यू लग गई हो प्लांट में, इसी तरह रस्ट डिजीज लग गई हो, या लीफ ब्लाइट या फ्रूट रॉट। जो सल्फर है, इनको इसको हम कैसे, ये याद रख लीजिए, दो चीजें हैं जो आप इसी लेक्चर में देखेंगे। एक होता है कि केमिकल नेम, कि कौन सा केमिकल हम यूज करते हैं। दूसरा होता है ट्रेड नेम या मार्केट नेम, कि वो केमिकल मार्केट में किस नाम से भेजा जाता है। जैसे सल्फर की हम बात करें, तो अगर मार्केट में हम देखेंगे, अगर कहीं पे आपको देखा, फॉर एग्जांपल माइक्रोथेओल है, या कहीं डिस्ट्रेस है, इसी तरह थायोलक्स है, तो ये जितने भी नेम्स हैं, ये बस इन्हीं सल्फर कंपाउंड्स के हैं। जो सल्फर है, ये भी जैसे पहले हमने पढ़ा बोर्डेक्स के बारे में, इसी तरह जो सल्फर है, इसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने हॉट वेदर में इसको यूज किया, तो इसमें भी इंजुरी हो सकती है। फॉर फॉर एग्जाम्पल, टोमेटो प्लांट पे हमने यूज किया, या मेलन पे, या ग्रेप पे, तो इसमें भी अगर हमने सल्फर यूज किया इन द हॉट कंडीशंस लाइक अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें भी ये इंजुरी कॉज कर सकता है। तो हम इसको भी कैसे ये करते हैं, कम करते हैं, तो हम कुछ स्प्रे ऑयल इसके साथ इसको मिक्स करते हैं, या certain ऐसे कोई इंसेक्टिसाइड से इनके साथ मिला लेते हैं, या इसी तरह हम बॉईल करते हैं लाइम को विद सल्फर, जिसको हम लाइम सल्फर बोलते हैं। तो लाइम सल्फर का भी हम यूज कर सकते हैं, ताकि जो नेगेटिव इफेक्ट हो सल्फर कंपाउंड्स का अबाउट 30 डिग्री वो ना हो। तो जो नया लाइम सल्फर है, इसको भी हम डिफरेंट नाम इसके तहत मिलता है मार्केट में, जैसे लाइम सल्फर है, ऑर्थोरिक्स है, सल्फोरिक्स है। तो ये भी हम एज स्प्रे यूज करते हैं टू कंट्रोल द ब्लाइट। सो दीज आर द इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स। मैं फिर से बताऊंगा, तो जो सेकंड ग्रुप क्लास ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स है, दीज आर द क्लास ऑफ द इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स, जिसमें हम सल्फर को यूज करते हैं। जो सल्फर कंपाउंड्स हैं, दे आर यूज एज डस्ट, as vegetable powder, paste, or in the liquid form. They are used to control powdery mildew, certain rusts, leaf blights, fruit rots, etc. It is available in the market by different names like microtheol, disperse, thiolux, etc. So this was the second class. Now coming to the third class of inorganic compounds, that is the carbonate compounds. तो कार्बोनेट कंपाउंड्स में हम यूजुअली दो का यूज करते हैं। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और दूसरा होता है बाइकार्बोनेट साल्ट, चाहे वो अमोनियम का हो, पोटेशियम का हो, या लिथियम का हो। तो दीज फॉर्म द
कार्बोनेट कंपाउंड्स। अब ये जो कार्बोनेट कंपाउंड्स हैं, ये इनहिबिट करते हैं, फॉर एग्जांपल पोल्ट्री मिल्ड्यू हो, रोजेज में अगर लग गई हो, इसी तरह कुकुम्बर में कोई फंगस लग गया हो, इसी तरह रोजेज में ब्लैक स्पॉट फंगस लग गया हो, इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल ग्रे मोल्ड फंगस हो जिसको हम बोलते हैं बोट्राइटिस सिनेरिया, तो ये वो ऐसे फंगस हैं जिनके अगेंस्ट हम कार्बोनेट कंपाउंड केमिकल्स यूज करते हैं। मैं फिर से दोहराऊंगा, एज फार एज द कार्बोनेट कंपाउंड्स आर कंसर्न, इनमें हम यूज करते हैं एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी तरह बाइकार्बोनेट साल्ट, चाहे वो अमोनियम का हो, पोटेशियम का हो, लिथियम का हो। तो ये जो कंपाउंड्स है कार्बोनेट कंपाउंड्स, दे कैन इनहिबिट और दे कैन इवन किल डिफरेंट फंगस विच मे कॉज फॉर एग्जांपल पोल्ट्री मिल्ड्यू ऑफ रोजेस, इसी तरह कुकुम्बर में कोई फंगस लग गया हो, इसी तरह जैसे ब्लड स्पॉट फंगस है जो ब्लड स्पॉट डिजीज करता है इन द रोजेस, तो इनके अगेंस्ट हम कार्बोनेट कंपाउंड्स का यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू वन मोर क्लास of these inorganic compounds, what we call as phosphate and phosphonate compounds. तो जो phosphate and phosphonate compounds हैं, जैसे मोनोपोटेशियम फॉस्फेट है या डाइपोटेशियम फॉस्फेट है, K2PO4 and K2HPO4. So these are the phosphate and phosphonate compounds. तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम इनके सोल्यूशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने मोनोपोटेशियम फॉस्फेट का सोल्यूशन बनाया या डाइपोटेशियम फॉस्फेट का कोई सोल्यूशन बनाया, तो जो सोल्यूशन है ये हम स्प्रे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कुकुम्बर पे किया या ग्रेप प्लांट्स पे किया, तो इससे क्या होता है कि पोल्ट्री मिल्ड्यू डिजीज जो है वो कंट्रोल में आ जाती है। तो द फॉस्फेट एंड फॉस्फेट कंपाउंड्स, ये जो ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं जिनमें हम मेनली सोल्यूशन यूज करते हैं ऑफ द मोनोपोटेशियम फॉस्फेट एंड डाइपोटेशियम फॉस्फेट एंड व्हिच आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेज, they have given positive results against the powdery mildew disease of grape plant and the cucumber. तो ये भी एक क्लास ऑफ केमिकल्स है। इसी तरह जो लास्ट वाला इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो वर्क करते हैं अगेंस्ट द प्लांट डिजीज, दैट इज द फिल्म फॉर्मिंग कंपाउंड्स। तो जो फिल्म फॉर्मिंग कंपाउंड्स है, जैसे एंटी ट्रांसपेरेंट पॉलीमर्स हैं या मिनरल ऑयल्स है, सरफेक्टेंट्स हैं, ये क्या किए जाते हैं कि ये अप्लाई किए जाते हैं ऑन द प्लांट सरफेस। फॉर एग्जांपल कोई प्लांट ऐसा है कि अभी इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं लगा है, तो हम प्रियर टू द इन्फेक्शन या प्रियर टू द डिजीज हम क्या करते हैं कि जो प्लांट जो है इनके जो सरफेस है इस पे हम अप्लाई कर लेते हैं कंपाउंड्स। तो ये जो कंपाउंड्स है ये फिल्म जैसे बनाते हैं ऑन द surface of plant, that is why they are called as film forming compounds. अब ये फिल्म फॉर्मिंग कंपाउंड्स जो है इनका प्लांट पे कोई इतना इफेक्ट नहीं रहता, क्योंकि अगर हमने कोई फॉर एग्जांपल अप्लाई किया कोई कंपाउंड ऑन द प्लांट सरफेस एंड अगर वो इम्परमिएबल हो, तो जब गैसेस का एक्सचेंज ही नहीं हो सकता तो रेस्पिरेशन ही नहीं हो सकती, तो प्लांट तो डेड हो जाएगा। लेकिन ये जो फिल्म फॉर्मिंग पॉलीमर्स हैं ये परमिएबल होते हैं टू द गैसेस। इसी तरह दे आर नॉन फाइटोटॉक्सिक, दैट मीन्स कि ये होस्ट प्लांट पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं करते हैं एंड दे आर बायोडिग्रेडेबल। तो जो फिल्म फॉर्मिंग कंपाउंड्स होते हैं इनमें हम फॉर एग्जांपल एंटी ट्रांसपेरेंट पॉलीमर्स या मिनरल ऑयल या सर्फेक्टेंट्स, इसी तरह कायोलिन बेस्ड पार्टिकल फिल्म्स हम यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं हम इन्फेक्शन से पहले हम अप्लाई करते हैं टू द प्लांट बॉडी, क्योंकि ये फिल्म बनाते हैं, क्योंकि ये फिल्म फॉर्मिंग पॉलीमर्स हैं, फिल्म बनाते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड फिल्म फॉर्मिंग कंपाउंड्स। एंड ये जो पॉलीमर्स जो होते हैं दे आर परमिएबल टू गैसेस, दे आर नॉन फाइटोटॉक्सिक, तो इनमें कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं रहता ऑन द होस्ट प्लांट। तो ये कैसे काम करते हैं जो फिल्म फॉर्मिंग कंपाउंड्स हैं। मान लीजिए कोई पैथोजन आ गया, तो सबसे पहले वो रिकॉग्नाइज करता है कि मुझे किस होस्ट पे रहना है। तो होस्ट पे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा कोई कंपाउंड अगर हो तो उसके साथ वो चिपक जाता है, रिकॉग्नाइज करता है, इसके बाद फिर वहां से इन्फेक्शन फैलता है। क्योंकि ये फिल्म बनाते हैं ये फिल्म फॉर्म कंपाउंड्स, तो रिकॉग्निशन नहीं हो पाती पैथोजन की ऑन द ऑफ द इन्फेक्शन साइट्स ऑफ द होस्ट। इसके इससे ये कंट्रोल करते हैं इसी डिजीज को। So this were the different classes of the inorganic compounds which are used against the fungi. Now coming to the other class, that is the organic chemicals. ऑर्गेनिक केमिकल्स का मतलब ये है कि वो वाले केमिकल जिनका सोर्स कोई
लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या फॉर एग्जांपल बायोमास हो या डेड ऑर्गेनिज्म हो, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म कोई सोर्स होना चाहिए. सो दीज आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब वो कौन कौन से ऑर्गेनिक फंगिसाइड्स हैं विच आर यूज्ड फॉर प्लांट डिजीज कंट्रोल. अब इसमें भी देयर आर डिफरेंट क्लासेस. यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन की है वो इस पे की है कि पहले जो दो क्लासेस है उनको मैं अलग अलग किया है डिपेंडिंग ऑन कि सिस्टम है कि नॉन सिस्टमिक है. तो पहला जो है दैट आर द ऑर्गेनिक कॉन्टैक्ट प्रोटेक्टिव फंगिसाइड्स. दूसरा है ऑर्गेनिक सिस्टमिक फंगिसाइड्स. तीसरा है एंटीबायोटिक्स. एंड लास्ट है पेट्रोलियम ऑयल्स एंड प्लांट ऑयल्स. नाउ फर्स्ट we will discuss all of these group of chemicals. Now coming to the first, that is organic contact protective fungicides. अब जो ऑर्गेनिक कॉन्टैक्ट प्रोटेक्टिव फंगिसाइड्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये एक से दूसरी जगह नहीं जा पहुंचते, जहाँ पे ये हम छिड़क लेते हैं वहीं पे काम करते हैं. इनमें भी डिफरेंट टाइप्स हैं. पहला है ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स, जिनमें मेनली डाइथियोकार्बोमेट्स आते हैं. दूसरा है इथाइलियन बिस डाइथियोकार्बोमेट्स. तीसरा होता है क्यूनोन्स. फोर्थ इज एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड फिफ्थ क्लास इज दैट ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स. Now we will discuss each of these organic contact protective fungicides.